हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है मुर्तज़ा अहमद। दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल माइंडेक्शा। आप सभी का माइंडेक्शा में वेलकम है। आज से हम लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में सबसे पहला चैप्टर है रियल नंबर। और इस रियल नंबर चैप्टर से आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम में इस रियल नंबर चैप्टर से आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रियल नंबर को। और जो हम लोग रियल नंबर को पढ़ेंगे या कोई भी टॉपिक या कोई भी चैप्टर जो पढ़ेंगे हम लोग इस एनसीईआरटी के बुक से, तो हमारा पढ़ने का स्टाइल रहेगा कि हम लोग हर एक चैप्टर को पढ़ेंगे जब भी, तो चैप्टर का कंसेप्ट प्लस चैप्टर के जितने भी दिए हुए एग्जाम्पल एनसीईआरटी के उन सारों को एक लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। फिर अगले लेक्चर में जो भी एक्सरसाइजेज हैं उसको सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं रियल नंबर को। तो रियल नंबर को जो पढ़ेंगे, तो हम लोग रियल नंबर को पढ़ेंगे तो क्या क्या पढ़ेंगे उस चैप्टर में। तो पहला इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर को पढ़ेंगे, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एंड रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं रियल नंबर। व्हाट इज रियल नंबर। रियल नंबर आर द यूनियन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर क्या है? यूनियन है किसका? रैशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का। यूनियन मतलब कॉम्बिनेशन। तो अब इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग रियल नंबर क्या है? रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का इकट्ठा फॉर्म, कॉम्बिनेशन फॉर्म को रियल नंबर बोलते हैं। तो इस रियल नंबर को समझने के लिए रैशनल नंबर को भी समझना ज़रूरी है और इरेशनल नंबर को भी समझना ज़रूरी है। तो रैशनल नंबर वो नंबर होता है जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में हो। द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। द नंबर वेयर एंड क्यू नॉट इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल के लिए 1/2, 1/3 एंड 3। 3 भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि 3 को हम लोग 3/1 लिख सकते हैं। 2/3 एट्सेट्रा। अब जो है ये सारे रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है। डेसिमल एक्सपेंशन दो तरीके के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग भी दो तरीके के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो रेशनल नंबर जो होगा हमेशा ही चाहे तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला पार्ट होगा। तो इसके डेसिमल एक्सपेंशन चाहे तो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो अगर हम एग्जाम्पल को उठाएं 1/2, अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालें तो आएगा 0.5। 0.5 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्यों? क्योंकि डेसिमल के एक डिजिट के बाद डिजिट टर्मिनेट कर गया है, रुक गया है। तो ऐसे ही डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग टर्मिनेटिंग बोलते हैं और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर होता है। उसी तरह से 1/3 का अगर सॉल्व करोगे तो आएगा 1/3 इज इक्वल टू 0.333 डॉट 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 चलता रहेगा वहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है ये क्योंकि टर्मिनेट नहीं कर रहा है डेसिमल के बाद और एक ही डिजिट बार बार रिपीट कर रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब कोई भी नंबर अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा और वो रैशनल नंबर होगा, इसका मतलब जो भी नंबर, जैसे नेचुरल नंबर, ये भी रैशनल नंबर होगा। कैसे? जैसे रैशनल नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 काउंटिंग के नंबर इन्फिनिटी तक। तो 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 2 को 1/1 2/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1, ऐसे ही चलता रहेगा। तो हर एक नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होगा, हर एक होल नंबर भी रैशनल नंबर होगा, हर एक प्राइम नंबर भी होल नंबर होगा, हर एक कंपोजिट नंबर, हर एक ऑड नंबर, हर एक इवन नंबर, हर एक कंपोजिट नंबर, हर एक इवन नंबर, हर एक ऑड नंबर, सारे के सारे नंबर, सिर्फ इरेशनल नंबर को छोड़ करके सारे के सारे नंबर रैशनल नंबर हो सकते हैं। अब जो है हम रैशनल नंबर समझने के बाद
इरेशनल नंबर को समझते हैं। अब रेशनल नंबर का जस्ट अपोजिट इरेशनल नंबर है, द नंबर which is not in the form of p by q, the number which is not in the form of p upon q. Example, root 2, root 3, pi, etc. और इसके जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं किसी भी इरेशनल नंबर के, हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जैसे एग्जांपल में रूट 2 को लिए, रूट 2 का वैल्यू निकालेंगे, आता है 1.414 डॉट 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 इन्फिनिटी। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है, कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है? नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग। इसी तरह से रूट 3 का भी वैल्यू आएगा 1.732 डॉट 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 इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, यह भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। पाई का वैल्यू 3.14 डॉट 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 इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। ऐसे नंबर, ये सारे के सारे नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, और सारे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इरेशनल नंबर हो सकते हैं। अगर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर अच्छे से समझे होगे तभी रियल नंबर आराम से समझ में आएगा। इसका मतलब रियल नंबर जो होगा तो 1/2 एक रियल नंबर होगा, रूट 2 एक रियल नंबर होगा, 3.14 डॉट 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 इन्फिनिटी ये भी एक रियल नंबर होगा, 0.333 डॉट 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 ये भी एक रियल नंबर होगा। इसी तरह से पाई भी एक रियल नंबर होगा। तो जो भी नंबर, चाहे तो वो रेशनल नंबर होगा, चाहे अगर वो इरेशनल नंबर होगा तो वो रियल नंबर होगा। जैसे ये 3.14 डॉट 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 ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर है तो वो रियल नंबर होगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो ये भी रियल नंबर होगा। जो भी नंबर, चाहे तो वो रेशनल होगा या इरेशनल होगा, ऐसे सारे के सारे नंबर रियल नंबर होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी दुनिया में नंबर हैं, सारे के सारे नंबर रियल नंबर होंगे। तो इन सारे रियल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं। रियल नंबर को नंबर लाइन क्या होता है? राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर 2, 3 डॉट 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 इन्फिनिटी, और इधर लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होते हैं, सारे के सारे नंबर रियल नंबर होते हैं, और इन सारे रियल नंबर को नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occurs. हर एक कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और ये जो प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे ये यूनिक होगा, उसके ऑर्डर कुछ भी हो। सबसे पहले बात तो प्राइम नंबर को समझते हैं और कंपोजिट नंबर को समझते हैं। प्राइम नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। फैक्टर क्या होते हैं? जो उस नंबर को दिए हुए नंबर से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। जैसे 1 से 2 पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी 2 पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। तो 2 के दो फैक्टर हैं, 1 एंड 2। उसी तरह से 3 के भी दो ही फैक्टर हैं, 1 एंड 3। मतलब 1 एंड इटसेल्फ किसी भी नंबर का अगर फैक्टर होगा तो ऐसा नंबर प्राइम नंबर होगा। जैसे 5, वहाँ का दो फैक्टर है 1 एंड 5। लेकिन कंपोजिट नंबर के दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4, इसके 3 फैक्टर हैं, 1, 2 एंड 4। जैसे 6 है, एक कंपोजिट नंबर है, 1 इसके फैक्टर हैं, 2 इसके फैक्टर हैं, 3 इसके फैक्टर है, और 6 खुद इसके फैक्टर हैं। तो ऐसा नंबर जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हैं वो कंपोजिट नंबर। ऐसा नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर हैं, ऐसे नंबर को प्राइम नंबर बोलते हैं। अगर प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर समझ में आया होगा तो इस थ्योरम को पढ़ते हैं। जैसे 24 एक कंपोजिट नंबर है, और इस 24 को हम लोग प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको लिखने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले 24 का करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन? सबसे छोटे प्राइम नंबर से सबसे पहले इसको डिवाइड करने का ट्राई करते हैं। 2 एक सबसे छोटा प्राइम नंबर है, तो ये डिविजिबल है 12 टाइम में, 24 कट हो जाएगा,
फिर 2 6 टाइम में, फिर 2 से ये 3 टाइम में। अब ये जो लास्ट तक ये नंबर आया ये प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर 3 भी प्राइम नंबर। अब यहाँ रुक जाते हैं, इसको 24 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब इस 24 के बदले में इस प्राइम नंबर, ये सारे के सारे प्राइम नंबर और बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल लग गया, यही हो गया प्रोडक्ट। इस 24 कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं, यही द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलता है। अब ये हो गया। अब जो ये नंबर को हम लोग लिखे हैं तो इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 3 को सबसे लास्ट में लिखें, अगर 3 को पहले लिखें, 3 और 3 टाइम्स 2 है, तब भी वैल्यू सेम ही रहेगा। जैसे देखो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24 और 3 2 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24। अब इसको अगर ऐसे ना लिख करके 1 2 को पहले लिखें और 3 को बीच में रखें और 2 2 को बाद में रखें, तब भी वैल्यू सेम ही रहेगा। ऑर्डर इसका चेंज हो रहा है लेकिन वैल्यू चेंज सेम ही रहेगा। तो यही द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है। इसी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के रिगार्ड में एक क्वेश्चन दिया गया एनसीईआरटी में एग्जांपल्स में। Consider the number 4 to the power n, where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with the digit 0. ये क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि 4 to the power n एक नंबर है और जहाँ पे जो पावर n है, n का वैल्यू है नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो क्या n का कोई ऐसा वैल्यू है जो आप जब 4 टू दी पावर n का जब वैल्यू निकालेंगे तो लास्ट डिजिट 0 आ जाएगा। जैसे 4 टू दी पावर n में n का वैल्यू को 1 रखते हैं तो आता है वैल्यू 4, n का वैल्यू को रखते हैं 2 तो वैल्यू आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 16। n का वैल्यू में रखते हैं 3 तो वैल्यू आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी कि 64। n का वैल्यू को रखते हैं 4 तो वैल्यू आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 256। अब यहाँ पे लास्ट डिजिट देखिए, यहाँ पे 64 में 4, 256 में 6, 16 में 6, यहाँ पे तो 4 है ही। क्या लास्ट डिजिट कहीं 0 है? लास्ट डिजिट को 0 होने का बात कर रहा है क्वेश्चन में। क्या n का कोई ऐसा वैल्यू है, जैसे 1 2 3 4 रखे आगे बढ़ते जाएंगे तो n का कोई ऐसा वैल्यू आएगा जिससे लास्ट डिजिट क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट में अगर 0 आएगा तो उस दिए हुए नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 2 और 5 दोनों आ जाए, 2 एंड 5 बहुत दोनों रहे, तब ऐसे नंबर के लास्ट में 0 होगा ही होगा। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जैसे कि हम लोग एग्जाम में करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे इफ़ एनी नंबर ends with the digit 0 then its prime factorization must have 2 and 5 both। अब 4 टू दी पावर n जो है इसका करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 4 का करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो आएगा 2 2 ज़ा 4, तो इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 का पावर होल n। अब यहाँ पे क्या देख पा रहे हो कि जो 4 का पावर n का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2 है, 5 नहीं है। हेयर ओनली 2 इज present and 5 is not present, so 4 to the power n never ends with digit 0। अगर यहाँ पे 2 और 5 दोनों रहता प्राइम फैक्टराइजेशन में तब ये 4 टू द पावर n 0 के साथ इन करता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 आया है, 5 नहीं है, इसलिए ये कभी भी 0 के साथ एंड नहीं करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल को सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी का। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 6 और 20 का
एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। कैसे करेंगे फाइंड, चलिए देखते हैं। पहले 6 नंबर को लिखते हैं और 6 को करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 3 जा 6, तो लिखेंगे 6 के बदले 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। अगला नंबर है 20, इस 20 को भी करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 10 टाइम्स में कटेगा, ये 5 टाइम्स में, तो इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5। अब जब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं तो दोनों नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो कॉमन फैक्टर होगा, जैसे यहाँ पे 2 कॉमन फैक्टर है, और जब एचसीएफ निकालते हैं तो कॉमन फैक्टर जो होगा, जैसे यहाँ पे 2 कॉमन फैक्टर है और उन दोनों कॉमन फैक्टर में जिसका पावर लोएस्ट होगा, जैसे यहाँ पे 2 का पावर 1 है, यहाँ पे 2 का पावर 2 है, तो लोएस्ट पावर वाला लेंगे, कम पावर वाला को लेंगे, तो यहाँ पे 2 को ले लेंगे। अब देखेंगे क्या 3 कॉमन है, 3 कॉमन नहीं है, 3 यहाँ है तो यहाँ नहीं है, 5 है तो 5 कॉमन है, यहाँ है तो यहाँ नहीं है, तो छोड़ देंगे, एचसीएफ बस 2 ही रहेगा। और एलसीएम जब फाइंड करेंगे तो जो कॉमन फैक्टर रहेगा और उन दोनों में जो हाईएस्ट पावर जहाँ रहेगा, जैसे यहाँ पे 2 का पावर 2 है, यहाँ पे 2 का पावर 1 है, तो 2 के पावर 2 को लेंगे, और जो कॉमन नहीं है, जैसे 3 और 5 कॉमन नहीं है, तो उसको भी लेंगे। फाइनली 4 3 एंड 5, तो इसको सॉल्व करोगे तो 4 3 जा 12, 5 जा 60, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर। अगर दो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है और उसका एलसीएम निकालेंगे और उसका एचसीएफ निकालेंगे, तो एक रिलेशन होता है एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर। एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर। ये रिलेशन होता है एलसीएम और एचसीएफ और किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर के बीच में। अब मानते हैं कि लेट ए let A and B be 2 positive integers, then LCM multiplied by LCF is equal to A multiplied by B। अब एक एग्जांपल लेते हैं और इसको समझते हैं अच्छे से। मानते हैं क्या कि लेट ए का वैल्यू दिया हुआ है 6 और बी का वैल्यू दिया हुआ है 15। अब इसका निकालेंगे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। एलसीएम 6 को प्राइम फैक्टर करेंगे तो आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, और 15 का करेंगे प्राइम फैक्टर आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। अलग से करके भी देख सकते हैं, 6 का 2 3 जा 6 और 15 का 3 5 जा 15। अब यहाँ क्या देख पा रहे हो कि एचसीएफ जब निकालोगे तो जो कॉमन है 3 कॉमन है तो 3 एचसीएफ हो जाएगा, और एलसीएम के केस में सारे के सारे नंबर आएंगे। जैसे जो कॉमन है वो तो होगा ही, 3 होगा, 2 कॉमन नहीं है उसको भी लेंगे, 5 नहीं है उसको भी लेंगे, 3 2 जा 6 5 जा 30 आ गया एलसीएम एंड एचसीएफ आ गया 3। अब रिलेशन के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि क्या हमारा ये सही है ना नहीं है एलसीएम। तो रिलेशन होता है एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। एलसीएम यहाँ पे निकाले हैं तो आया है 30, एचसीएफ आया है 3, नंबर ए दिया हुआ है 6, बी दिया हुआ है 5, इसका वैल्यू आ गया 90, 15 6 जा भी 90, तो एल एच एस इज इक्वल टू आया है आर एच एस। इसका मतलब हमारा रिलेशन सही है। एक क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड हेंस फाइंड देयर एलसीएम। एचसीएफ निकालना है 96 और 404 का, एचसीएफ निकालना है 96 एंड 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और उसके बाद उसका एलसीएम निकालना है। तो पहले 96 का करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन।
2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 24 टाइम्स में, 12 टाइम्स में, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, तो 5 टाइम्स 2 and 3, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, इसको लिख सकते हैं 2 to the power 5 मल्टीप्लाइड बाई 3। 404 का भी करते हैं टाइम फैक्टर, आएगा 2 2 जा 4 0, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 0 1, 404 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 101, इसको लिखेंगे 2 का पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 101। तो पहले निकालना है एचसीएफ, उसके बाद निकालना है एलसीएम। तो पहले एचसीएफ निकालने के बाद इसका जो एलसीएम निकालेंगे इस क्वेश्चन में, तो एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दियर नंबर से ही इसको निकालेंगे रिलेशन से। तो एचसीएफ इसका आ जाएगा कि जो कॉमन फैक्टर है, 2 कॉमन फैक्टर है, तो लोएस्ट पावर 2 का यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो लोएस्ट पावर लेंगे 2 का पावर 2, और जो कॉमन नहीं है उसको छोड़ देंगे, तो आएगा 4। अब रिलेशन को लगाएंगे, एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दियर नंबर। तो एलसीएम का वैल्यू यहाँ पे नहीं पता, एचसीएफ का वैल्यू पता है, नंबर का प्रोडक्ट यहाँ पे एक नंबर है 96, दूसरा नंबर है 404, तो एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा 96 मल्टीप्लाइड बाई 404 डिवाइडेड बाई 4। इसको सॉल्व करोगे, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, अब 404 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 0 1, 4 4 जा 16, अब इसका वैल्यू आएगा 4 2 जा 8, 0, 4 2 जा 8, 6, 8 1 9, 6 9, तो वैल्यू आ जाएगा 24 मल्टीप्लाइड बाई 104 इज इक्वल टू 9696। एलसीएम एचसीएफ आ गया 4। क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब 3 नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। तो पहले 6 का लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। 72 का निकाल लेते हैं अलग से, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 18 टाइम में, 9 टाइम में, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 2 का पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 का स्क्वायर। अब 120 को करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 15 टाइम्स में, तो 120 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब 6 का फैक्टर में भी 2, 72 का फैक्टर में भी 2, और 120 का भी फैक्टर में 2। तो एचसीएफ के केस में लोएस्ट पावर को लेते हैं, तो यहाँ पे 2 का पावर 1 है 6 के फैक्टर में, तो इसको लेंगे। 3 यहाँ पे भी है 6 में भी, 72 में भी, और 120 में भी। लोएस्ट पावर है 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो 3 लेंगे, 3 का पावर 1। अब जो नंबर है कोई भी कॉमन नहीं है, 5 यहाँ पे है, यहाँ और वहाँ पे नहीं है, तो इसका एचसीएफ आ गया 6। एलसीएम को निकालेंगे तो हाईएस्ट पावर लेंगे, 2 का पावर 3 यहाँ पे भी, 3 यहाँ पे भी, 1 यहाँ पे, तो 2 का पावर 3 लेंगे। फिर 3 का पावर को लेंगे, 3 भी कॉमन है, तो 3 का पावर 2 यहाँ पे 72 के फैक्टर में, तो हाईएस्ट पावर को लेते हैं एलसीएम के केस में। और 5 जो है इन दोनों में नहीं है, 6 और 72 में, लेकिन 120 में, तो इसको भी लेंगे, कॉमन नहीं है फिर भी लेंगे इसको, तो आएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो 8 और 5 को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 5 मल्टीप्लाइड बाई 9 इज इक्वल टू 8 5 जा 40 मल्टीप्लाइड बाई 9 इज इक्वल टू 9 4 जा 36, यानी कि 360 आ गया एलसीएम। अब जो है हम लोग रिविजिटिंग इरेशनल नंबर इस टॉपिक को पढ़ते हैं, और इस टॉपिक में एक थ्योरम है। थ्योरम कहता है लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p also divides a where a is a positive integer। ये थ्योरम क्या बोलता है कि अगर मान लेते हैं कि p का वैल्यू 2 है और एक 2 प्राइम नंबर है, और a स्क्वायर का वैल्यू
मान लेते हैं 16 है, तो a का वैल्यू कितना आएगा, √16 यानी कि 4 आएगा। ए स्क्वायर का वैल्यू 16 है और a का वैल्यू 4 है। तो क्या p जो है 16 को डिवाइड कर रहा है, हाँ कर रहा है, 2 के टेबल में आ रहा है। क्या ये ए स्क्वायर का वैल्यू है, और यही p जो है यानी कि 2 4 को डिवाइड कर रहा है। p a क्या है, अभी 4 है, तो p डिवाइड्स a स्क्वायर एंड p ऑल्सो डिवाइड्स a। p कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, और a कैसा नंबर है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। तो यही थ्योरम बोलता है, और इस थ्योरम का डायरेक्ट यूज है आगे के क्वेश्चंस में। एग्जांपल नंबर 5, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। कोई भी इरेशनल नंबर है उसको प्रूफ करके दिखाने के लिए हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज़ करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड मतलब जैसे जो नंबर दिया है उस नंबर का उल्टा लेंगे, उसको जैसे √3 इरेशनल प्रूफ करना है तो हम लोग उल्टा इसका मानेंगे क्या कि √3 एक रेशनल है, और हमारा मानना गलत करेंगे, और फिर हम लोग बताएंगे कि √3 एक इरेशनल नंबर है। तो एज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट √3 इज रैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर है तो √3 को लिख सकते हैं a/b। a और b कैसा है, नंबर है, इंटीजर है, वेयर a एंड b आर इंटीजर, और a और b आपस में कैसा नंबर है, को प्राइम है। को प्राइम कैसे नंबर को बोलते हैं, जिसके बीच का कॉमन फैक्टर एक के अलावा कुछ ना हो। जैसे 1/2, 1 और 2 आपस में क्या है, को प्राइम है, इन दोनों के बीच कॉमन फैक्टर सिर्फ एक है। मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म के रेशनल नंबर के बीच में, दोनों p और q के बीच में कॉमन फैक्टर 1 ही होता है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कोई भी अगर रैशनल नंबर होता है तो वो कोप्राइम, उन दोनों नंबर p और q के बीच में कोप्राइम होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, एंड a एंड b आर कोप्राइम। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू a/b का स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। √3 का स्क्वायर का वैल्यू आएगा 3, और यहाँ पे सॉल्व करोगे तो a²/b²। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लोगे तो आएगा 3b² इज इक्वल टू a²। 3b² से मल्टीप्लाइड होकर करके a² बना है। तो 3b² का कोई वैल्यू रहा होगा जो इस पूरे टर्म को a² कर रहा है, तो 3 जो है a² को डिवाइड करेगा। और थ्योरम भी ये कहता था कि कोई भी अगर p प्राइम नंबर है और a² कोई नंबर है, तो अगर 3 a² को डिवाइड करेगा, 3 a को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, 3 डिवाइड्स a²। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 आल्सो डिवाइड्स a। इसको मानेंगे इक्वेशन 1। अब जो है अगेन लेट करेंगे और a का वैल्यू को ले लेंगे अब यहाँ पे 3c। जैसे यहाँ पे अभी 3b² इज इक्वल टू a² है, तो यहाँ पे a का वैल्यू को 3c लिए। अगर यहाँ पे ऐसे अगर हम लोग √2 को अगर प्रूफ करते तो यहाँ पे क्या रहता, 2b², क्योंकि √2 का स्क्वायर करते तो 2 आता, तो 2b² होता, तो a का वैल्यू को 2c लेंगे। लेकिन यहाँ पे लिए हम लोग 3b² है यहाँ पे वैल्यू, तो इसलिए a का वैल्यू को यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग लेंगे 3c, और सॉल्व करेंगे इसको। अगर अब इन a का वैल्यू 3c जो है इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो पुट a इज इक्वल टू 3c इन इक्वेशन 1, तो वैल्यू आ जाएगा 3b² इज इक्वल टू 3c का स्क्वायर, यानी कि 3c का होल स्क्वायर। तो 3b² इज इक्वल टू 3 3 जा 9, c², b² इज इक्वल टू 9/3 c²। फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं तो आएगा 3 3 जा 9, तो b² का वैल्यू आएगा 3c²।
बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3c², यानी कि 3c² से मल्टीप्लाई होकर के बी स्क्वायर बना है, तो 3 डिवाइड्स b², इसलिए अब क्या होगा 3 ऑल्सो डिवाइड्स b, इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या मिल रहा है कि 3 जो है डिवाइड कर रहा है a को भी और 3 डिवाइड कर रहा है b को भी, लेकिन हम लोगों ने √3 इज इक्वल टू a/b लिया था, और a और b कोई भी इंटीजर था, लेकिन a और b जो है कैसा नंबर था, को प्राइम था, मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था a और b के बीच में, लेकिन यहाँ पे कॉमन फैक्टर 3 मिल गया है। यहाँ पे लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिला हम लोग को, 3 एज अ कॉमन फैक्टर बिटवीन a एंड b। अगर a और b के बीच में 3 कॉमन फैक्टर आ गया तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, क्या क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, कि हम लोगों ने जो माना था, क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, कि अगर हम लोगों ने जो माना था कि a और b को प्राइम है, इसका उल्टा हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन a एंड b, यानी कि को प्राइम की बात कर रहे थे हम लोग। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ, ये अराइज इसलिए हुआ कि हम लोगों ने √3 को कैसा नंबर माना था, रेशनल नंबर, लेकिन एक्चुअली में ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। तो यहाँ लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption that √3 is rational, so √3 is irrational number, hence तो देखा आप लोगों ने कैसे सॉल्व करना है इसको, स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही सॉल्व करना है, और जो जो लिखना है ऐसे ही लिख करके आ जाना है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल, इसको सॉल्व करते हैं फिर स्टेप बाय स्टेप। लेट अस एज्यूम दैट 5 माइनस √3 इज रैशनल। तो 5 माइनस √3 को लिख सकते हैं a/b, और जहाँ पे जो है वेयर a एंड b आर इंटीजर है। अब जो है a/b को इस पार करते हैं, तो लिख सकते हैं 5 माइनस a/b इज इक्वल टू √3 को इस पार कर देंगे, तो 5 माइनस a/b इज इक्वल टू √3। सॉल्व करोगे इसको तो b एलसीएम आएगा, 5b माइनस a इज इक्वल टू √3। तो 5b माइनस a/b भी एक रेशनल नंबर होगा, क्योंकि a/b एक रेशनल नंबर है, a और b कैसा है, नंबर है, इंटीजर नंबर है। तो 5b एक इंटीजर माइनस a मतलब इंटीजर नंबर डिवाइडेड बाई इंटीजर नंबर एक रेशनल नंबर होगा। और यहाँ पे √3 को पहले से जानते हैं कि इरेशनल होगा, तो इरेशनल नंबर होता है, √3 को पहले से जानते हैं कि इरेशनल नंबर होता है। तो कोई भी रेशनल नंबर कभी भी कोई भी इरेशनल नंबर के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे 5b माइनस a/b इज रैशनल नंबर। क्यों रैशनल नंबर है, बिकॉज a एंड b आर इंटीजर, और हम लोग √3 के बारे में पहले से जानते हैं क्या ऐसा नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। एंड v
already know that root 3 is irrational number। अब उसके बाद लिखेंगे कि कोई भी रैशनल नंबर इरेशनल के नंबर के बराबर कभी नहीं होगा। एनी रैशनल नंबर नेवर इक्वल टू एनी इरेशनल नंबर। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये क्यों एराइज हुआ? ये एराइज इसलिए हुआ क्योंकि हम लोगों ने गलत एज्यूम किया था 5 माइनस रूट 3 को रैशनल नंबर। तो लिखेंगे आगे, इसको इधर सॉल्व करते हैं। दिस इज arises due to our wrong assumption that 5 minus root 3 is rational. So 5 minus root 3 is irrational number, hence true। इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट प्लस इस चैप्टर का ये लास्ट एग्जाम्पल एनसीईआरटी का। सो दैट इरेशनल 3√2 को इरेशनल दिखाना है। तो उसी तरह से एज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम 3√2 इज रैशनल नंबर। तो 3√2 को लिख सकते हैं a अपॉन बी। यहाँ पे a और b क्या है? रैशनल a और b। यहाँ पे a और b क्या है? इंटीजर है। वेयर a एंड b आर इंटीजर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं √2। अब 3 को इस पार ले लेंगे तो लिख सकते हैं a अपॉन 3b। अब इंटीजर a और b है तो a एक इंटीजर है, 3b भी एक इंटीजर है, तो a अपॉन 3b अपने आप में क्या है? रैशनल नंबर है। और √2 को पहले से जानते हैं कि इरेशनल है। इरेशनल नंबर कभी भी रैशनल नंबर के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे a अपॉन 3b इज रैशनल नंबर बिकॉज a एंड b आर इंटीजर। उसके बाद लिखेंगे वी ऑलरेडी नो, सेम चीज, ऑलरेडी नो दैट √2 इज इरेशनल नंबर। तब यहाँ लिखेंगे एनी इरेशनल नंबर नेवर इक्वल टू एनी रैशनल नंबर। तो आगे सॉल्व करते हैं। अगर कोई भी इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर नहीं होगा, जैसे यहाँ पे √2 a अपॉन 3b के बराबर नहीं होगा, तो ये क्यों एराइज हुआ? इसलिए एराइज हुआ कि हम लोगों ने गलत एज्यूम किया था 3√2 को रैशनल नंबर। एक्चुअली में ये 3√2 क्या है? इरेशनल नंबर। तो लिखेंगे दिस इज एराइजेस ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन that 3√2 is rational, so 3√2 is irrational number। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर एक्सरसाइज 1.1 का आएगा, फिर एक्सरसाइज 1.2 का आएगा। थैंक यू।